हेलो स्टूडेंट्स, डीप लर्निंग में आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप के बारे में। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो ये वाला जो टॉपिक है सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स वाला, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और बड़ा ही आसान सा टॉपिक है। इसमें कुछ ज्यादा कंसेप्ट है नहीं। तो एग्जाम में क्या लिख के आना है वो सारी बातें बोर्ड पे लिखी हुई है, तो एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो हमारा सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स है उसे SOM के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो मॉडल है वो 1982 में कोहनन नाम के एक साइंटिस्ट ने उसे डेवलप किया था। अब ये जो हमारा सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप है वो हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जैसा ही है, उसका ही एक टाइप है। तो फर्क क्या है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और इसमें? तो फर्क ये है कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर हमने देखा था कि एक इनपुट लेयर होता है, एक आउटपुट लेयर होता है और बीच में बहुत सारे हिडन लेयर्स होते हैं। अब ये हमारा जो SOM है, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स है, उसके अंदर सिर्फ आउटपुट लेयर होता है और इनपुट लेयर होता है, बीच में हिडन लेयर आते नहीं है। यानी कि इसके पास क्या होगा, दो ही लेयर होंगे, एक इनपुट लेयर जिसके अंदर n नंबर्स ऑफ न्यूरॉन्स होंगे और एक होगा आउटपुट लेयर, उसके अंदर भी n नंबर्स ऑफ न्यूरॉन्स होंगे। ठीक है, हिडन लेयर होंगे नहीं। दूसरा क्या डिफरेंस है SOM और हमारा जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, दूसरा डिफरेंस ये है कि हमने एक चीज पढ़ी थी कि हम यहाँ से सिग्नल x1 देते थे, इसका वेट वैल्यू होता था, तो उससे हम W1x1 प्लस W2x2 करते थे, यानी हम वेट वैल्यू पता लगाते थे। और ये वेट वैल्यू जो होता था वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में होता था, तो उसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते थे, उसे फंक्शन देते थे जिससे करके वो इजीली रिप्रेजेंट हो जाए। उसे हम बोलते थे एक्टिवेशन फंक्शन, अगर याद हो तो। जैसे कि सिग्मोइड फंक्शन हमने देखा था, लीनियर फंक्शन देखा था, फिर हमने देखा था यूनिट स्टेप फंक्शन देखा था। ठीक है, हैवी साइड का याद हो तो यहाँ पे हम फंक्शन का यूज करते हैं और बाद में उसको आगे जाने देते थे, सिंप्लीफाइड चीज को आगे जाने देते थे। ये जो हमारा सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स है उसके अंदर ऐसे कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन का यूज नहीं किया जाता है। जो भी वेट वैल्यू हमें मिली उसे एक्टिवेशन फंक्शन नहीं लगाएंगे, जो भी वेट वैल्यू मिली उसे सीधा आगे जाने देंगे, यानी उसे आउटपुट पे सीधा दे देंगे, आउटपुट लेयर पे सीधा दे देंगे। तो ये दो डिफरेंस है। पहला डिफरेंस क्या, हमारा हिडन लेयर होता नहीं है। दूसरा डिफरेंस क्या है, वेट वैल्यू को हम कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन लगाते नहीं है, सीधा ही उसे आउटपुट पे जाने देते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स है वो अपने आप से खुद से ही सीखता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का यूज करके। तो वही बात लिखी है, ये अपने आप से ही सीखता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग से, इसलिए अपने आप से ये सीख रहा है तो हम इसे बोल देंगे सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब इसकी डेफिनेशन बड़ी ही आसान हो जाएगी। डेफिनेशन क्या है, जो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स है वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जैसे ही होते हैं, उसका ही टाइप है। डिफरेंस देख लिया हमने। जो किसका यूज करते हैं, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का यूज करते हैं, खुद से ही सीखते हैं, इसलिए उसे सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स बोलते हैं। ठीक है, और उनके जो नेटवर्क्स होते हैं उसमें एल्गोरिदम होते हैं ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, जिससे करके मल्टी डायमेंशनल जो डेटा होते हैं उसे वो लो डायमेंशन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे करके जो हमारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो होते हैं वो इजी वे में रिप्रेजेंट हो जाते हैं। और आउटपुट पे वो हमें क्या देते हैं, क्लस्टर देते हैं। क्लस्टर यानी ग्रुप देते हैं, यानी कि क्लासेस अलग अलग सेपरेट करके दे देते हैं। तो ये इसका डेफिनेशन है किसका, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स का। शायद से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देख लेते हैं कि ये जो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स है वो दिखने में कैसे होते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी आर्किटेक्चर देख लेते हैं सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स का। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा क्या, कि उसके पास एक इनपुट लेयर होता है जिसमें n नंबर्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं अप टू xn, और एक आउटपुट लेयर होता है जिसमें n नंबर्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, बाद में यहाँ से हम x1 x2 अप टू xn सिग्नल देंगे और आउटपुट पे हमें उसके कॉरेस्पॉन्ड y1 y2 y3 अप टू yn आउटपुट्स मिलेंगे। अब ये सारे नेटवर्क्स है, उसमें से हम वेट वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट न्यूरॉन है हमारा, तो फर्स्ट न्यूरॉन के लिए फर्स्ट डिजिट 1 लिख लेंगे, W1 दूसरा जो डिजिट है हमारा 1 2 3, वो क्या बताता है, फर्स्ट न्यूरॉन फर्स्ट सिग्नल दे रहा है, फर्स्ट न्यूरॉन सेकंड सिग्नल दे रहा है, फर्स्ट न्यूरॉन थर्ड सिग्नल दे रहा है। ठीक है, उसी तरीके से सेकंड न्यूरॉन की बात करें तो W21 यानी सेकंड न्यूरॉन फर्स्ट सिग्नल, सेकंड न्यूरॉन सेकंड सिग्नल, सेकंड न्यूरॉन थर्ड सिग्नल। आई होप बात समझ में आ गई होगी। उसी तरीके से nth न्यूरॉन है हमारा, तो N1 N2 N3 ऐसे हम कर देंगे।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो वेट वैल्यू है उसको wij से रिप्रेजेंट किया जाता है, जहाँ पे i का वैल्यू 1 से लेके n तक होता है और j का वैल्यू 1 से लेके m तक होता है। i का वैल्यू 1 से लेके n और j का वैल्यू 1 से लेके m तक होता है। तो स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट भी शायद से आपने ले लिया होगा। अब बात कर लेते हैं कि ये काम कैसे करता है, इसके अंदर कौन से एल्गोरिदम होता है। तो वही लिखा है सॉर्म ट्रेनिंग एल्गोरिदम। एल्गोरिदम कौन से होते हैं, तो ये जो एल्गोरिदम होता है वो 5 स्टेप पे काम करता है। पहला स्टेप क्या है, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में वो क्या करेगा, रैंडमली कोई भी वेट वैल्यू को सिलेक्ट कर देगा इनपुट लेयर में से। तो वही लिखा है वेट, कोई भी वेट वो रैंडमली सिलेक्ट कर देगा, इनिशियली कोई भी सिलेक्ट कर लेगा इनपुट लेयर में से। दूसरे स्टेप में वो क्या करेगा, सैंपलिंग करेगा। सैंपलिंग में वो क्या करेगा, जो हमारा इनपुट लेयर है उसके अंदर जो इनपुट वेक्टर्स होते हैं, कौन से इनपुट वेक्टर x1 x2 x3 अप टू xn हमने डाले थे, उसमें से कोई भी एक सैंपल ले लेगा ट्रेनिंग के लिए, खत्म। ठीक है। थर्ड में वो क्या करेगा, मैचिंग करेगा। मैचिंग में वो क्या करेगा, वो ढूंढेगा कि विनिंग न्यूरॉन कौन सा है। किस में से ढूंढेगा, वो आउटपुट लेयर में से ढूंढेगा। विनिंग न्यूरॉन को वो ढूंढेगा आउटपुट लेयर में से, यानी यहां से न्यूरॉन निकला, उसमें से जो वेट निकला वो आउटपुट में गया, तो विनिंग न्यूरॉन ढूंढेगा। अब विनिंग न्यूरॉन क्या होता है, तो विनिंग न्यूरॉन वो होता है जो आउटपुट लेयर से सबसे पास में हो, आउटपुट लेयर से सबसे पास में हो। कि ये कैसे, ये इनपुट का हमारा था, यहां से जो सिग्नल निकल रहे हैं न्यूरॉन के, तो सबसे पास में, इनपुट लेयर के सबसे पास में कौन सा न्यूरॉन है, आउटपुट में होगा ना न्यूरॉन, तो विनिंग न्यूरॉन। ठीक है, तो वही लिखा है वेक्टर क्लोजेस्ट टू इनपुट वेक्टर, यानी इनपुट वेक्टर से सबसे पास का, यानी आउटपुट वेक्टर में पहुंच चुका है वो न्यूरॉन जाके। ठीक है, सही हो, बात समझ में आ रही होगी। और विनिंग न्यूरॉन कैसे ढूंढना है, तो उसके लिए इक्वेशन है, याद रख लेना, एग्जाम में काम आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये 3 स्टेप हो गए। चौथे स्टेप में वो क्या करेगा, न्यू वेट कैलकुलेट करेगा। न्यू वेट कैलकुलेट करेगा यानी क्या, नए डिस्टेंस ढूंढेगा। यहाँ पे एक बात मैं बताना भूल गया, ये जो हमारे W11, W12, W13 यानी wij जो है वो होते हैं डिस्टेंस इनपुट और आउटपुट लेयर के बीच में, इसे डिस्टेंस बोला जाता है, वेट वैल्यू भी बोला जाता है। ठीक है, तो अब वो 4th स्टेप में क्या करेगा, 4th स्टेप में न्यू वेट कैलकुलेट करेगा। वेट कैसे, यानी कि न्यू डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा। न्यू डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करेगा, जो भी हमारा विनिंग न्यूरॉन है वो और हमारे इनपुट लेयर के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो वही लिखा है इनपुट वेक्टर सैंपल एंड विनिंग न्यूरॉन बाय यूजिंग इक्वेशन, यानी हमारा जो न्यूरॉन निकला वो कहां से निकला, इनपुट में से निकला, आउटपुट में गया, यानी इनपुट और आउटपुट के बीच का डिस्टेंस, ऐसे भी हम समझ सकते हैं। और वो कैसे ढूंढेगा, ये वाला इक्वेशन से ढूंढेगा। ठीक है, यहाँ पे न्यू ढूंढेगा तो wij न्यू डिस्टेंस ही ढूंढना है ना हमें, तो wij यानी डिस्टेंस इनपुट और आउटपुट के बीच का। wij कैसे, w ओल्ड था हमारे पास एक, और यहाँ पे भी ओल्ड रखना, ये अल्फा क्या हो गया, लर्निंग फैक्टर हो गया, याद रख लेना, लर्निंग फैक्टर हो गया। और 5th स्टेप में वो क्या करेगा, 5th स्टेप में वो 2 से लेके, सेकंड स्टेप से लेके 4 स्टेप तक की प्रोसेस को रिपीट करता जाएगा। वापस से सैंपलिंग करेगा, मैचिंग करेगा, न्यू वेट कैलकुलेट करेगा। कब तक करता जाएगा, जब तक ये जो वेट का आंसर है वो 0 हो जाए या नेगेटिव हो जाए, 0 हो जाए या नेगेटिव हो जाए, तब तक स्टेप 2 to 4 को रिपीट करता रहेगा। अगर 0 और नेगेटिव आंसर आ गया हमारा डिस्टेंस का, तो हम क्या बोल देंगे कि मैप जो है वो चेंज होना उसने बंद कर दिया है, हमें आंसर मिल जाएगा, स्टॉप चेंजिंग, हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो शायद से स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। और अंत में इसके फीचर्स देख लेते हैं सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप के। तो पहला है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, डेटा विजुअलाइजेशन कर सकता है, क्लस्टरिंग कैपेबिलिटी यानी कि ग्रुप में डिवाइड कर देगा, क्लस्टर यानी ग्रुपिंग, डायमेंशनल रिडक्शन, डायमेंशन को रिड्यूस कर देगा, डेफिनेशन में हमने देख लिया। इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होते हैं, पैटर्न रिकग्निशन में होता है, डेटा क्लस्टरिंग में होता है, मेडिकल डायग्नोसिस में होता है, मार्केट एनालिसिस और फ्रॉड डिटेक्शन में होता है। उसी तरीके से एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है हमारे सॉर्म के, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप के, पहला है इजी विजुअलाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा को इजी विजुअलाइज करा देता है। फाइंड्स द हिडन पैटर्न ढूंढ के दे देता है, जो भी हमें क्लास को क्लासिफाई कराना है क्लस्टर के फॉर्म में, तो उसके पैटर्न आइडेंटिफाई करके सेपरेट कर देता है। वर्क्स विदाउट लेबल डेटा यानी अनसुपरवाइजिंग लर्निंग कर रहा है, गुड फॉर क्लस्टरिंग टास्क, क्लस्टरिंग यानी ग्रुप बना दे रहा है, झुंड बना के दे रहा है अलग अलग क्लास के। इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं, इसका ट्रेनिंग जो है वो स्लो हो सकता है,
ठीक है। दूसरा है जो मैप का साइज होता है वो सिलेक्ट करना थोड़ा इसके लिए डिफिकल्ट काम है। और अंत में हम देख लेंगे कि इसका डिसएडवांटेज ये लेस एक्यूरेट मॉडल है कंपेयर टू अदर जो डीप लर्निंग के मॉडल हमने पढ़े थे उससे। सो आई होप ये जो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप्स है वो अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।